दोस्तों नमस्कार, मैं ब्रजेश सानी फ्रॉम इन्वेस्टकॉन्स एक बार फिर आपके सामने। दोस्तों कोविड टाइम्स में अभी रिसेंटली फरवरी और मार्च में पैनिक सेलिंग में कई निवेशकों ने बेहद गलत निर्णय लिए और उस निर्णयों का नतीजा आज वो भुगत रहे हैं, वो रिपेंट कर रहे हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। एक एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ, मुंबई के राजन शिंदे ने जो 2007-8 से निवेश कर रहे थे, अपना लगभग पूरा पोर्टफोलियो मार्च के एंड में लिक्विडेट कर दिया। नतीजा लगभग 30 लाख रुपए का नुकसान हुआ और वो अपना सारा कार्य स्वयं करते थे, ना कि किसी निवेश सलाहकार से। वहीं बेंगलोर के YV रागी रेड्डी, उन्होंने निवेश सलाहकार की सलाह के अनुसार ना चाहते हुए भी अपने फिक्स्ड डिपॉजिट्स के पोर्टफोलियो में से 30-40% तोड़कर उसको इक्विटी में इन्वेस्ट किया और आज वो सोच रहे हैं कि उन्होंने कितना सही किया कि अपने एडवाइज़र की बात मान ली। यहाँ दोनों केसेस ये सिद्ध करते हैं कि निवेश सलाहकार बेहद ज़रूरी चीज़ है, लेकिन 2008 की मंदी के बाद से डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स का कि स्वयं हम अपने निवेश का कार्य कर सकते हैं, यह प्रथा बढ़ी है और उसने काफ़ी सारे झटके दिए हैं। छोटे मोटे झटके आप बर्दाश्त कर ले जाते हैं, आपको पता नहीं चलता, लेकिन कोविड टाइम्स जैसे रिसेशनरी ट्रेंड के केसेस में वहाँ आपको इनको उबारने में निवेश सलाहकार बेहद अहम रोल अपना सकता है। अब निवेश सलाहकार होता क्या है? हमारे देश में अधिकतम निवेश कुछ सलाहकारों के थ्रू कर दिया जाता है और यह मान लिया जाता है कि वो जो हमें बता रहा है वही सही है और वही हमारे लिए ठीक है। उसको भी कुछ कमीशन मिल जाती है, वो भी पर्सन, और आपका काम हो गया, आप भी पर्सन। लेकिन क्या आपने अपने गोल्स के हिसाब से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से एसेट एलोकेशन करवाया? क्या आपने यह चेक किया कि जो इन्वेस्टमेंट की जा रही है वह आपके गोल्स के हिसाब से सही है और उसका पास्ट रिकॉर्ड क्या है, उसका पोर्टफोलियो क्या है? जी नहीं। 95% निवेशक जो किसी एडवाइज़र के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं चेक ही नहीं करते। तो यही एक गलत ट्रेंड है। इट इज़ एज गुड एज डूइंग डायरेक्ट। आप एक निवेश सलाहकार को अगर हायर कर रहे हैं, भले आपको थोड़ी फीस देनी पड़े, आप अपनी ज़रूरत को डिफाइन करिए, उसके हिसाब से एसेट एलोकेशन कराइए, उससे पूछिए कि उसको कहाँ निवेश करना चाहिए, फिर उसके हिसाब से निवेश करिए, तो आपको समझ में आएगा कि आपके पोर्टफोलियो झटका खाने की स्थिति में बेहद सॉलिड परफॉर्मेंस दिखाते हैं। निवेश सलाहकार आपको कहाँ कहाँ हेल्प कर सकता है, इस कोविड की एग्जाम्पल से ही चेक कर लेते हैं, आपको काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा। कुछ पॉइंट्स वाइज मैं आपसे डिस्कशन करता हूँ। जब फरवरी और मार्च में मार्केट लगभग 40-45% गिर गई थी, तो उसमें से कुछ लोगों ने अपना इक्विटी पोर्टफोलियो बेच दिया था। अगर आप एक सलाहकार के थ्रू काम कर रहे होते तो आपको इसके लिए रोकता, और ये बेहद ज़रूरी है क्योंकि ये बहुत बड़ी गलती साबित हो चुका है। वो समय रादर कुछ पैसा इन्वेस्ट करके कुछ अर्न करने का था। अभी 4 दिन पहले फिगर्स आई हैं कि भारतीय निवेशकों ने पिछले 3 महीने में लगभग 4 गुना इन्वेस्टमेंट्स इंक्रीज़ की है। यह मैच्योरिटी भी शो करती है, लेकिन अगर हम बहुत ध्यान से देखते हैं तो एक बहुत छोटे सेगमेंट ने बहुत बड़ा पैसा इन्वेस्ट किया है। ज़्यादातर इन्वेस्टर्स डर के मारे दूर ही रहे हैं। कुछ लोगों ने पैनिक में आकर अपनी लिक्विडिटी को मेंटेन करने के लिए EPF से भी पैसा निकाला क्योंकि गवर्नमेंट ने छूट दे दी थी। कुछ लोग अपने हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस के प्रीमियम को डिले कर रहे थे। एमोर्टाइजेशन का फ़ायदा उठाने के लिए अपने लोन को डिले कर रहे थे। अगर आपके पास लिक्विडिटी है तो इन सब चीज़ों से आपको एक निवेश सलाहकार बचा सकता था। वह आपके पोर्टफोलियो में से रीबैलेंसिंग करके कुछ चीज़ों से आपको पैसे दिलवाता, कुछ जगह आपका पैसा इन्वेस्ट करवाता और एक लिक्विडिटी जनरेट करता। अगर आप एक निवेश सलाहकार के थ्रू काम कर रहे होते तो
संभावना यही रहती है कि आपका इमरजेंसी फंड भी चल रहा होता और काफ़ी काम आपका वहाँ से निकल जाता। हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम को डिनाई करना या डिले करना या उसको लैप्स होने देना एक अपराध की तरह है। एसआईपी तोड़ना अपने सपनों के साथ खिलवाड़ करने की तरह है। इन सब चीज़ों को तभी करना चाहिए जब आपकी लिक्विडिटी वास्तव में एक क्रंच पर पहुंच गई हो, और तो भी वहां पर भी हेल्थ इंश्योरेंस को किसी भी कीमत पर नहीं तोड़ना चाहिए। और ये सब खूब जमकर हुआ है। दूसरे साइड की पिक्चर भी देख लीजिए। कुछ लोगों ने मौके का फ़ायदा उठाने के लिए पूरा पोर्टफोलियो, अपने फिक्स्ड का पोर्टफोलियो, डेट का पोर्टफोलियो इक्विटी में कन्वर्ट कर दिया। इससे इम्बैलेंस पैदा होता है एसेट एलोकेशन में। यह भी गलत है। हालांकि वो आज फ़ायदे में हैं, वो कह सकते हैं कि हाँ हमने इस मौके का फ़ायदा उठा लिया, लेकिन एक साल के लोड पीरियड और टैक्सेशन की वजह से उनका फ़ायदा कुछ कम भी हो जाएगा, और साथ साथ में अगर उन्होंने यहाँ पर भी समय पर कैश करा के अपने इक्विटी एसेट एलोकेशन को बैलेंस नहीं किया तो आने वाला समय बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। इसलिए एसेट एलोकेशन एक एडवाइज़र के होने की वजह से बैलेंस रहने की संभावना बनी रहती है। अब आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र से क्या एक्सपेक्टेशन होने चाहिए और क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, एक बहुत अहम चीज़ है। आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र का कस्टमर सेंट्रिक होना चाहिए, ना कि प्रोडक्ट सेंट्रिक। वो इजीली एसेसिबल होना चाहिए, जिससे कि आपको डिस्कम्फर्ट फील ना हो उससे बात करने में। और काम करते समय एसेट एलोकेशन, इमरजेंसी फंड, इन चीज़ों का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। उसके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए कि वो ये देख सके कि आने वाले समय में आपकी प्लानिंग के हिसाब से आपके खर्चे किस तरह बढ़ सकेंगे। और एक प्रोसेस है, ये फाइनेंशियल प्लानिंग का एक प्रोसेस है, इसकी जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके साथ बैठकर आपकी इन्वेस्टमेंट के पीरियोडिक रिव्यूज़ होने चाहिए। वो कोई बहुत बड़े बड़े हवाई प्रॉमिस तो नहीं कर रहा, ये भी देखना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे हवाई प्रॉमिस कभी सच के पटल पर खरे उतरते नहीं हैं। आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र को फीस के बारे में क्लैरिटी होनी चाहिए। आपको भी मालूम होना चाहिए कि आपको उसे क्या देना है। आजकल ज़्यादातर फाइनेंशियल एडवाइज़र कम डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं। वहाँ पर उनको एक पार्ट ऑफ कमीशन मिल रहा होता है जो इनकी इनकम का सोर्स होता है, लेकिन वही सोर्स उनकी इनकम का अंतिम साधन नहीं होता है। वहाँ पर आपको और जो सेवाएं फाइनेंशियल प्लानिंग से रिलेटेड ले रहे हैं उसके बारे में, फीस के बारे में पूछना चाहिए। और यह एक बेहद अहम चीज़ है जो जनरली लोग भूल जाते हैं। ये बात हो गई एक अच्छे फाइनेंशियल प्लानर की। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। हमको अपने को भी देखना चाहिए, क्या हम इन्वेस्टमेंट पर्सनैलिटी हैं? क्या हम अपनी फाइनेंशियल इनएडिक्वेसीज को जानते हैं? क्या हम लेजी तो नहीं हैं अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को टाइमली इम्प्लीमेंट करने के लिए? ये बेहद अहम बातें होती हैं। और क्या हम इम्पल्स स्पेंडिंग से अपने सेविंग्स को खराब कर रहे हैं और हमारे ड्रीम्स हमसे दूर जा रहे हैं? यह सब चीज़ों को भी आपको एक अच्छे फाइनेंशियल प्लानर के साथ बैठकर पहले डिसाइड करना चाहिए कि आपकी सेविंग हैबिट्स क्या हैं और उसके गोल्स उन्हीं हिसाब से होने चाहिए। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस रेगुलरली मिलते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।